नमस्कार दोस्तों, वेद मैया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत का अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी का शासन, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आकर के व्यापार के साथ साथ साम्राज्य भी स्थापित किया और साम्राज्य स्थापित करने के बाद उनको ऐसा लगा कि अखंड भारत में ग्रामीण इकाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अपना शासन मजबूत करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं लागू की, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, जिसमें राजस्व तय कर दिया गया था। लेकिन इस व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी हुई, क्योंकि एक बार राजस्व की राशि तय कर देने के बाद अंग्रेज राजस्व वसूली ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे और इस व्यवस्था में ज़मींदार लोग जो ज़मीन थी उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते, यानी अच्छी तरह से देखभाल न होने के कारण उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था और राजस्व की रकम बहुत ज़्यादा लगती थी। कुछ जमींदार राजस्व चुका पाने में भी कुछ वक्त लगा देते थे और उसी लिए जमींदारी की ज़मीन छीन ली जाती थी। उसके बाद उत्तर भारत में जहाँ हम जानते हैं कि वहाँ भी गांव एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरे थे, वहाँ पर भी हॉल्ट मैकेंजी द्वारा एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें राजस्व वसूली का काम कुछ नई तरह से करना शुरू किया, जिसमें कलेक्टरों को आदेश दिया और उन्होंने गांव-गांव जा कर के ज़मीन का दौरा किया, ज़मीन को मापी और राजस्व का अनुमानित यानी कि अनुमान लगाया और उसी अनुमान के जरिए गांव का मुखी जो होता है उसे राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी और वह मुखिया राजस्व इकट्ठा करके कलेक्टरों को देते थे और कलेक्टर कंपनी को। इसी तरह इस व्यवस्था को जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई थी, इसे महाल यानी कि ग्राम का समूह, उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। दूसरी, दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में जहां ब्रिटिश शासन था, वहीं पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद यहाँ हम आए थे यूरोप के लिए फसलें। तो दोस्तों, यूरोप में उन दिनों की बात करें तो उन दिनों में औद्योगिक क्रांति की लहर फैली हुई थी और औद्योगिक क्रांति की लहर के कारण वहाँ के जो कपड़ा बाज़ार थी उसमें बहुत ही बदलाव आए। लोग अब रंगीन कपड़े पसंद करने लगे, तो वहाँ पे रंगीन कपड़े तैयार करने के लिए भारत में फसलें उगानी शुरू हुई। तो अंग्रेज़ों ने भी यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, उस वक्त उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था क्योंकि वर्तमान का उत्तरांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश सभी एक थे और उसका नाम था संयुक्त प्रांत। अभी उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहाँ पे गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ये जो फसलें हैं वह अंग्रेज
किसानों को मजबूर करके बोते थे। यह कैसे किया गया? तो अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए देखते हैं कैसे हुआ। तो चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छाप की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। तो दोस्तों यहाँ आप देखते हैं एक कलमकारी छापा जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया था और मॉरिस द्वारा तैयार की गई ये ब्रिटेन की छापी। दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह, वह भी नील के जो किसान थे वह किसानों को कर ज़्यादा लगा दिया था और इसी के कारण ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। हम गांधी युग के आंदोलनों के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसमें विस्तार से बात करेंगे। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश उष्णकटिबंधीय इलाके में पड़ता है क्योंकि हमारे देश के बीचों बीच यानी कि मध्य में से 23.5 डिग्री कर्कवृत्त पसार होता है और कर्कवृत्त से जो विषुववृत्त तक का हिस्सा है उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय इलाके ज़्यादा है और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बगैनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर दिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांगें और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युद्ध शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांगे को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी
भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो निज खेती की समस्याएं, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे ज़मींदारों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो रैयत की ज़मीन पर नील की खेती। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर लेते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी।
बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियादारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी हुई होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लगता था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईरान किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1970 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। दोस्तों, अन्यत्र क्या हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ एक सेटलर वाट है, वहाँ पे मजदूर डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीन चरखी से डोल को घुमा रहे हैं। दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहे हैं।
तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज़ यानी कि कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित बागान माली को द्वारा बागानों में नील का उत्पादन जो हो रहा है इसी की तस्वीर है। तो यह अध्याय 3 हम समाप्त करते हैं और अध्याय 4 और अध्याय 5 दोनों देखकर अध्याय 1 से अध्याय 5 का ये जो स्वाध्याय है फिर से याद करें, उसके बारे में हम ज़रूर देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।